सो गाइस, आज अपन बात करते हैं राउल के नियम का। आप इसे राउल्स लॉ भी कह सकते हैं। राउल का नियम जो है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हिंदी में इसको राउल लिखते हैं और वैसे इसको ROULE ये इस तरह से लिखते हैं। ये नियम क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, राउल का नियम जो है वो दो कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं आप। आपके पास में एक विलयन है और उस विलयन में एक विलायक है और एक विलय मिला हुआ है, और वो विलय विलायक की तरह या तो वाष्पशील हो या फिर अवाष्पशील हो। तो दो परिस्थितियां बन जाती है और दोनों पे हम क्या करते हैं, राउल का नियम लगाते हैं और दोनों का डेरिवेशन अपन करेंगे। देखिए क्या होता है राउल के नियम में। तो अपन कहेंगे, मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा विलयन है जिसमें वाष्पशील विलायक है, विलय है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन है आपके पास में, और एक विलयन आपके पास में ऐसा है जिसमें अवाष्पशील विलय है। दो प्रकार के आपके पास में विलयन है, यानी एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो वाष्पशील है और साथ में विलय जो उसमें घोल रखा है वो भी वाष्पशील है, और एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक वाष्पशील है लेकिन विलय कैसा है, अवाष्पशील, यानी वो वाष्पित नहीं हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन के लिए हम राउल का नियम लगाते हैं। तो राउल ये कहता है कि मान लीजिए यहां पे दोनों घटक जो है विलयन के दोनों वाष्पशील है। तो दोनों वाष्पशील है, तो दोनों वाष्पशील जब हो तो उस समय आप क्या कहोगे कि आपके पास में ये कंटेनर है, ठीक, ये दूसरा वाला कंटेनर है, इसमें आपने कोई घटक ए भर रखा है और इसमें कंटेनर में आपके पास में घटक बी है। दो घटक है आपके पास में, दोनों में अलग अलग विलय और विलायक भर रखा है। इसमें आप कह दोगे कि यहां पे ये विलायक ए है और ये विलय बी है और दोनों ही वाष्पशील है। अब दोनों वाष्पशील है तो दोनों क्या करेंगे, वाष्प में बदलेंगे, और इनकी वाष्प जो होगी वो क्या करेगी, साम्य अवस्था पर इस द्रव की सतह पर आकर के एक दाब लगाएगी, जिस दाब को अपन ने पिछले वाले लेक्चर में कहा था कि क्या कहते हैं, जी बिल्कुल सही, वाष्प दाब कहते हैं। और वो वाष्प दाब जो है वो पी ए नोड कहलाएगा। अब यहां नोड का मतलब यह है कि इसमें कोई और मिलाया हुआ नहीं है, कोई घटक, सिर्फ ए घटक ही है, शुद्ध अवस्था में है, इसलिए अपन ने इसको कह दिया, इसका वाष्प दाब पी नोड ए कहा है। अब इसी तरह से यहां पे दूसरे कंटेनर में आपने बी विलय ले रखा है, ये भी वाष्पशील है और इसकी भी वाष्प बनेगी और ये बंद पात्र में होगा, और साम्य अवस्था पर यह वाष्प क्या करेगी, इस द्रव की सतह पर दाब लगाएगी, और वो जो दाब होगा वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा, और वो वाष्प दाब जो होगा वो पी नोड बी कहलाएगा। पी नोड बी क्या है, शुद्ध अवस्था में घटक बी का वाष्प दाब है, यानी इसमें कोई और घटक नहीं मिलाया हुआ है। तो हमने ये कह दिया कि हमारे पास में विलायक और विलय है, विलायक को अपने शुद्ध अवस्था में ले रखा है, यानी अलग ले रखा है। उस समय उसके उस विलायक के द्वारा जो वाष्प दाब लगाया जाएगा, यानी उसकी वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा उसको पी नोड ए कहते हैं। तो पी नोड ए क्या है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। इसी प्रकार से बी विलय लिया है और ये बी विलय भी क्या करेगा, इस द्रव की सतह पर वाष्प दाब लगाएगा जब ये वाष्पित हो जाएगा तो, और उस समय वाष्पित होगा तो वो शुद्ध अवस्था है, यानी उसमें किसी को और को मिलाया हुआ नहीं है। उस समय उसके द्वारा उस घटक बी के वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब जो होगा वो पी नोड बी कहलाएगा, जो कि शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है। बात समझ में आई। फिर अब आप क्या करो, अब आप देखो सीन क्या क्रिएट करते हो, आप इसमें दोनों ही घटक को आपस में मिला दो इस कंटेनर में। अब ये कह दो कि बताओ इस कंटेनर में कितने घटक है, तो आप कह दो घटक ए और बी दोनों में मौजूद है, दोनों मिला दिया आपने। अब क्या ये शुद्ध अवस्था में रहे, घटक ए और बी शुद्ध अवस्था में है या विलयन अवस्था में है, विलयन बन गए। ये विलय और विलायक शुद्ध अवस्था में ले रखा था तब तो इनके वाष्प दाब ये और ये थे, लेकिन जैसे ही विलयन बना दिया आपने, घटक ए और बी को मिला दिया, तो अब आप कहोगे
कि सर अभी भी ये घटक ए और बी जो होगा वो वाष्पित होगा और ये इसकी वाष्प के द्वारा इसकी द्रव की सतह पर एक क्या लगाया जाएगा, वाष्प दाब लगाया जाएगा। लेकिन वो वाष्प दाब इस घटक ए और बी के आंशिक वाष्प दाब कहलाएंगे। अरे वाह भाई वाह। जब भी किसी विलयन में दो घटक हो, जिन घटक ए और बी हो, तो उनके द्वारा उनके अणुओं के द्वारा उनकी वाष्पित जो वाष्प होगी, उस वाष्प के द्वारा साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा वो वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब कहलाएंगे। और उन आंशिक वाष्प दाब को पी ए और पी बी कहेंगे। ये शुद्ध अवस्था में नहीं रहे हैं वाष्प दाब। ये पी ए और पी बी ये इस घटक ए और बी के आंशिक दाब कहलाएंगे अब, और ये शुद्ध अवस्था में नहीं है। और इसकी वैल्यू के बारे में जो है वो राहुल ने बताया। अब आपको कहे कि घटक ए कितना है, तो अपन कह देंगे घटक ए के मोलों की संख्या एक्स ए है। घटक बी कितना लिया हुआ है, तो घटक बी लिया हुआ है एक्स बी। घटक बी के मोलों का अंश एक्स बी है। सांद्रता एक्स, मोल अंश क्या होती है, सांद्रता की इकाई होती है कि कितना मात्रा है, उस मात्रा को मापन की एक इकाई है मोल अंश। तो घटक ए का मोल अंश कितना है, एक्स ए। घटक बी का मोल अंश कितना है, एक्स बी। तो एक्स ए और एक्स बी इनकी मात्राएं हैं, यानी मोल अंश है। और विलयन अवस्था में इनके द्वारा पी ए और पी बी दाब लगाया जा रहा है। तो अब राहुल ने यह समझाया कि वो कितना दाब लगाया जाएगा। तो यह कहा राहुल ने कि जितना उस घटकों के मोल अंश होंगे, उस मोल अंशों के समानुपाती होगा इसका आंशिक दाब। राहुल ने क्या कहा कि यदि विलयन में आपने ये दो घटक ले रखे हैं या कितने भी घटक ले रखे हैं, प्रत्येक घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है इनका आंशिक दाब। मतलब पी ए कितना है, पी ए क्या है, पी ए है आंशिक दाब किसका, घटक ए का। पी बी क्या है, आंशिक दाब है किसका, घटक बी का। कितना होगा, तो राहुल ने कहा जितने इसके मोल अंश होंगे उस मोल अंशों के समानुपाती ही उसका आंशिक दाब होगा। यानी आपसे कहे घटक ए का आंशिक दाब पी ए कितना है, तो उसने राहुल ने कहा जितना घटक ए के मोल अंश है उसके समानुपाती होगा। और पी बी कितना है, तो उसने कहा पी बी समानुपाती होगा एक्स बी के। ये राहुल का नियम है, इसको राहुल का नियम बोलते हैं। अब इसको आप ऐसे बोल सकते हो, डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि किसी विलयन में प्रत्येक घटकों का आंशिक दाब यानी पी ए और पी बी उनके घटकों उस विलयन के जो घटक है उनके मोल अंशों के समानुपाती होता है। फिर से बोल रहा हूं कि विलयन का आंशिक दाब, विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब यानी पी ए और पी बी, वो विलयन के घटकों के जो मोल अंश हैं उनके समानुपाती होते हैं। यही राहुल का नियम है, वेरी सिंपल। तो साहब पी ए समानुपाती होगा एक्स ए। एक्स ए क्या है, घटक ए की मात्रा है, घटक ए का मोल अंश है। पी ए क्या है, घटक ए का आंशिक दाब है, यानी घटक ए के द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है विलयन अवस्था में या शुद्ध अवस्था में, विलयन अवस्था में। शुद्ध अवस्था में तो पी नोड ए और पी नोड बी था, मिला देने से पी ए हो गया और वो पी ए समानुपाती है एक्स ए के। इसी प्रकार से पी बी किसके समानुपाती है, एक्स बी के। फिर आगे कहानी शुरू क्या होगा, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो पी ए बराबर आएगा पी नोड ए एक्स ए। यह समानुपाती स्थिरांक है जो नियत है। नियत क्यों है, क्योंकि जब घटक ए शुद्ध अवस्था में था, घटक ए शुद्ध अवस्था में था, उस समय जितना वाष्प दाब लगाया जाता है वो वाष्प दाब निश्चित होता है। लेकिन जैसे हम इसको आपस में मिला देते हैं तो इनके आंशिक, इनके जो वाष्प दाब होते हैं वो क्या पता इनके आपस में आकर्षण हो जाए, या क्या पता इनके बीच में पहले से आकर्षण कम हो जाए, उस वजह से इनके आंशिक दाबों के मान बदल जाते हैं, इनके वाष्प दाबों के मान बदल जाते हैं। इसलिए वो पी ए और पी बी शुद्ध अवस्था में नहीं माने जाते हैं। ये कहे क्यों, क्योंकि उनके मान बदल सकते हैं, सहगुणन हो सकता है, वियोजन हो सकता है, आयनों के बीच में आकर्षण बढ़ सकता है, आकर्षण पहले से कम हो सकता है, जिसकी वजह से वाष्प दाब परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए ये जो पी ए और पी नोड ए और पी नोड बी है, ये शुद्ध अवस्था में और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब प्रत्येक घटक का निश्चित होता है, और वो यहां पे एक स्थिरांक आ गया। इज दैट क्लियर। फिर इसी तरह से पी बी बराबर कितना होगा, तो अपन कहेंगे पी नोड बी एक्स बी होगा, समानुपात का चिन्ह है। पी नोड बी क्या है,
घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है जो नियत होता है, निश्चित होता है। इज दैट क्लियर? फिर ये आगे अपने पास में ये दो इक्वेशन आ गई ऐसे। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल इस विलयन में कितना दाब लगाया जाएगा, तो आप बोलेंगे पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। ये डाल्टन ने कहा था। क्या कहा था? कि किसी विलयन के अगर कई सारे घटक मौजूद हो तो उसमें प्रत्येक घटकों का आंशिक दाबों का योग ही कुल दाब के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई कुल दाब पूछे तो आप क्या करेंगे? पीए और पीबी को जोड़ देंगे। पीए और पीबी को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा पी टोटल, पी कुल, पी टोटल, और पी टोटल होगा पी ए प्लस पीबी के। आप पीए की वैल्यू रख दो, ये रही, और पीबी की वैल्यू रख दो, ये रही, तो आपको मिलेगी पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। क्लियर? और इसमें अब आप यूं कर सकते हो, ये कर सकते हो कि भाई एक्स ए और एक्स बी ये दोनों घटकों का मोल अंश है। और जब मोल अंश पढ़ाया था तब एक बात बताई थी कि किसी भी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक रहता है। यदि किसी विलयन में कई सारे घटक हो तो सब घटकों के मोल अंशों का योग सदैव कितना प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है। तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मोल अंश में देखना जाकर के, वहां पे बताई हुई ये बात। नहीं याद है तो फिर से देख लेना, यही तो फायदा है लाइव क्लासेस का। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। तो बताओ एक्स ए बराबर कितना होगा? तो आप बोल रहे 1 माइनस एक्स बी होगा। इसको इधर ले गए तो यहां पे जहां एक्स ए है वहां पे मैं क्या ये लिख दूं 1 माइनस एक्स बी। मैं ये लिख दूंगा तो आपके पास में पी टोटल बराबर आ जाएगा, पी टोटल बराबर पी नोड ए, और जहां एक्स ए है उसकी जगह क्या लिख दूं? 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूं, प्लस बचा क्या? पी नोड बी एक्स बी, पी नोड बी एक्स बी बच गया। फिर इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में पी टोटल बराबर आ जाएगा पी नोड ए माइनस पी नोड ए एक्स बी, मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स बी से, और ये बच गया आपके पास में प्लस पी नोड बी एक्स बी। ठीक, अब देखो ये पी नोड ए तो अपनी जगह है ही है, ठीक है, और यहां भी एक्स बी है और यहां भी एक्स बी है। इसको आप कॉमन ले लो तो आप क्या ले लोगे? यहां पे प्लस एक्स बी कॉमन ले लो तो यहां पे देखो अब इसका भी एक्स बी बाहर आ गया, इसका भी एक्स बी बाहर आ गया। ये पी नोड ए अपनी जगह ही है, ये प्लस का एक्स बी आपने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? एक तो माइनस का पी नोड ए बचेगा, एक प्लस का पी नोड बी बचेगा। तो प्लस वाले को अपन पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, सुंदर लगता है। तो पी नोड बी माइनस क्या है? पी नोड ए, ये है, ये बच गया आपके पास में। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस ये इक्वेशन आ जाएगी। पी नोड एक्स बी को पीबी नोड से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? एक्स बी पीबी नोड, एक्स बी पीबी नोड आ जाएगा। एक्स बी को पी नोड माइनस पी नोड ए से मल्टीप्लाई करो, माइनस पी नोड ए एक्स बी आ जाएगा। देखो ये आ जाएगी इक्वेशन। क्लियर है? तो ये पी टोटल की एक आपके पास में इक्वेशन आ गई। इससे आप क्या कर सकते हो? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये राउल का नियम है, और ये राउल का नियम हमने किसके लिए लगाया है? वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए। एक बार फिर से बता देता हूं, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का मतलब है इसमें दोनों ही घटक वाष्पशील हैं। घटक ए और घटक बी दोनों ही वाष्पशील है। घटक ए और घटक बी दोनों ही वाष्पशील है। घटक ए और घटक बी दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। घटक ए जब वाष्पित होगा और जब वाष्प दाब लगाएगा तो कितना लगेगा? तो आप बोलते हो सर वाष्प दाब पी नोड ए लगेगा। ये नोड क्यों लगाया है? इसलिए लगाया क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था में क्यों है? शुद्ध अवस्था में इसलिए क्योंकि इसको अभी किसी में मिलाया नहीं है ना, या इसमें किसी को नहीं मिलाया हुआ है। फिर इस तरह से अपने विलय बी लिया है, और उस विलय बी ने भी, वो भी वाष्पित हुआ और उसने भी वाष्प दाब लगाया है, और वो वाष्प दाब कितना लगाया? पी नोड बी लगाया है। पी नोड क्यों लगाया? क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में, इसको किसी में मिलाया नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को आपस में मिला दोगे, यानी दोनों वाष्पशील विलय युक्त इस विलयन में आपस में मिला दोगे, तो आप क्या देखोगे? अब आपके पास में ये विलयन आ गया जिसमें दोनों घटक है, एक्स ए और ए और बी दोनों है। अब जो वाष्प दाब लगेगा, यानी ये वाष्पित होकर के जब द्रव की सतह पर वाष्प दाब लगाएंगे, तो क्या ये शुद्ध अवस्था में माने जाएंगे? क्या? हाँ, शुद्ध अवस्था में नहीं माने जाएंगे।
तो फिर क्या कहेंगे आप इनके वाष्प दाबों को? तो घटक ए के वाष्प दाब को बोलोगे आंशिक दाब, घटक बी के वाष्प दाब को भी बोलोगे आंशिक दाब, और उसको कहोगे पी ए और पी बी होता है। अब राउल्ट ने क्या कह दिया, ये कह दिया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोले जितना सामान होगा इसका। ये किसका वाष्प दाब है? तो आपने कहा ए का है। ए के कितना सामान है? एक्स ए है। तो एक्स ए और पी ए जो होगा वो एक्स ए के समानुपाती होगा। यही तो राउल्ट का नियम है कि किसी भी विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो पी ए समानुपाती है एक्स ए के। फिर पी बी जो आंशिक दाब है वे कितना होगा? अपने सामान के समानुपाती होगा। इसका सामान कौन है? बी है। बी कितना सामान है? एक्स बी है। तो पी बी किसके समानुपाती होगा? जितना ये सामान है एक्स बी है, एक्स बी के समानुपाती होगा। इसलिए हमने लिख दिया पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो स्थिरांक आता है। यहां स्थिरांक वाष्प दाब को लेना है, और वो वाष्प दाब लेना है जो शुद्ध अवस्था में हुआ करता है, क्योंकि शुद्ध अवस्था वाले वाष्प दाब की वैल्यू बदलती नहीं है। प्रत्येक विलेय या विलायक के लिए जो होता है वो निश्चित वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर? इसलिए हमने पी नोड ए और पी नोड बी रख दिया। आपके पास में आंशिक दाबों का राउल के नियम के अनुसार वैल्यू होगी। दोनों को डाल्टन के नियम से कुल दाब निकालने के लिए दोनों आंशिक दाबों को जोड़ दिया कि इस विलयन के द्वारा कितना वाष्प दाब उत्पन्न किया जा रहा है। तो दोनों पीए और प्लस पीबी दोनों को जोड़ दिया। पीए प्लस पीबी की वैल्यू जोड़ दी तो आपके पास में कुल दाब आ गया। फिर इनसे क्या कर दिया? पीए और पीबी की वैल्यू रख दी। पीए और पीबी की वैल्यू ये रखने के बाद में फिर आपको याद आया, अरे एक्स ए और एक्स बी दो मोल अंश है, और मोल अंशों का योग तो क्या रहता है? एक रहता है। आपने कह दिया एक्स ए बराबर हो गया 1 माइनस एक्स बी। 1 माइनस एक्स बी को क्या कर दिया आपने? इस इक्वेशन में जहां एक्स ए है वहां पे पुट कर दिया, और पुट करके फिर उतल दड़ा करके कैलकुलेशन करके लास्ट फाइनल इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। ये है राउल्ट का नियम पहली कंडीशन के लिए। ये ए इस कंडीशन के लिए जिसमें विलेय क्या है? अवाष्पशील विलेय है। अब इसको मैं अगर आरेख से, एक रेखी आरेख से प्रदर्शित करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं। देखो कैसे। तो मोल अंश क्या ले लो? मोल अंश ले लो, ठीक। और इधर ले लो वाष्प दाब, वादा नहीं, वाष्प दाब है, ठीक है। इधर ले लो वाष्प दाब इस अक्ष पर। मान लो यहां पर एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स ए बराबर 1 है। अरे एक्स ए बराबर 1 है, सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव कितना रहता है? 1 रहता है। और आपने ये कह दिया एक्स ए बराबर अकेला 1 है, इसका मतलब एक्स बी की वैल्यू 0 है, यानी कि घटक बी की मात्रा अभी कुछ नहीं है। अच्छा, जब घटक अकेला ही हो, एक्स ए खुद एक्स ए की वैल्यू 1 ही है, इसका मतलब उस विलयन में एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू दोनों में सिर्फ एक्स ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स बी कितना है? 0 है। और एक्स बी 0 है, इसका मतलब वो घटक शुद्ध अवस्था में है। और जब घटक शुद्ध अवस्था में होता है तो अभी बताया उसका वाष्प दाब पी नोड ए होता है। बात को समझ लेना, आरेख को भी समझना है। पी नोड ए है, यानी एक्स ए है तो उस समय उसका वाष्प दाब इतना है, वो शुद्ध अवस्था में है पी नोड बी। मान लीजिए आप कह दो कि सर इधर इधर आते गए यहां इस बिंदु पे आकर के एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई, एक्स बी की वैल्यू 1 मान लेते हैं। यहां इस पॉइंट पर एक्स बी बराबर 1 कहा है और एक्स ए बराबर 0 कहा है, और दोनों घटकों के मोल अंश में से केवल इसकी 0 है और इसकी 1 है। इसका मतलब वो कौन सी अवस्था में? एक्स बी शुद्ध अवस्था में है, यानी उसमें कोई दूसरा घटक नहीं है। उस समय उसका वाष्प दाब मान लीजिए यहां पे पी नोड बी है, जो कि शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब है। क्लियर? अभी इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब सुनो क्या है, इधर से इधर जाते हैं तो क्या कम हो रहा है? इधर से इधर जाने पर एक्स ए 0 हो गया, यानी एक्स ए की वैल्यू घट रही है। तो फिर बढ़ किसकी रही है? ए एक्स बी यहां 0 था, लेकिन इधर से इधर जाने पर एक्स बी 1 हो गया। तो जैसे जैसे एक्स बी बढ़ेगा, एक्स बी का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आपको राहुल ने कहा था कि एक्स बी के समानुपाती होता है
पी नोड बी, यानी पी नोड बी किसके समानुपाती है, एक्स बी के। पी नोड ए किसके समानुपाती है, एक्स ए के समानुपाती है। इसका मतलब आपको सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो यहां से जैसे जैसे आप इधर जाओगे, ये मान लीजिए इस अक्ष पर पी बी प्राप्त होगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पर एक्स बी बढ़ रहा है। देखो एक्स बी 0 से 1 हो रहा है, और जैसे जैसे एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीबी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, इसलिए आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यानी कि यह आपके पास में आ गया पीबी के लिए आ गया। और पीबी कितना है राहुल के नियम के अनुसार, तो आप बोलते हो पीबी समानुपाती एक्स बी के, और पीबी बराबर होता है पी नोड बी एक्स बी। यही तो होता है, पीबी बराबर पी नोड बी एक्स बी। अरे आ रही है ना इतनी समझ में बात? आ रही है तो नीचे हाँ ना लिख दिया करो कि हाँ सर आ गई बात, अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में, क्योंकि सामने तो होनी है ना तुम लोग। फिर इधर से इधर जा रहे हैं, इधर इधर आ रहे हैं, एक्स ए यहां पे था 0, और इधर आ रहे हैं तो एक्स ए क्या हो गया 1। मतलब इधर आ रहे हैं तो एक्स ए बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो एक्स बी बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं एक्स बी बढ़ रहा है, तो ये लो पी बी बढ़ रहा है, समानुपात हो गया। लेकिन अब देखो इधर से इधर जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, हाँ सही लिख दो, एक्स ए बढ़ रहा है। एक्स ए बढ़ रहा है तो एक्स ए का वाष्प दाब पी ए भी बढ़ रहा है। मतलब आप कहोगे सर ये लो इधर, ये लो, ये लो भाई पी ए बढ़ रहा है, इधर समानुपात के एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और पी ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहते हो सर अभी बताया ना आपने, पी नोड ए एक्स ए के बराबर होती है। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गई बात। अब दोनों का वाष्प दाब जोड़ना होता है ना, तो इन एक ही आरेखों को यहां से मिला देते हैं। तो ये जो रेखा मिलेगी ना, ये पी टोटल को बताएगी, जो पी ए प्लस पी बी के योग के बराबर होगी। ये लो आरेख हो गया। मतलब बात इतनी आसान है, इतनी आसानी से समझनी है कि आरेख भी समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? एक बार फिर देख लेना, एक्स ए की वैल्यू 1 कहा है, इसका मतलब एक्स बी की वैल्यू 0 होगी, और 0 है इसका मतलब घटक एक ही है, एक ही घटक है, तो उस अवस्था में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा और वो पी ए नोड होगा। यहां पे एक्स बी को 1 कहा है, इसका मतलब वो शुद्ध अवस्था में और उसका वाष्प दाब पी नोड बी होगा। वो ये लो इधर, ये वाष्प दाब है, इधर ध्यान रख लेना, वादा है यानी वाष्प दाब है, इधर पी नोड बी है यहां पे। फिर आप कहते हो अरे सर इधर जाते हैं तो एक्स ए बढ़ रहा है, क्योंकि इधर तो एक्स ए 0 है, इधर एक्स ए 1 है, तो इसलिए मैं का सीधी रेखा बना दे, समानुपात की बना दी सीधी रेखा। ये लो सीधी रेखा पी ए की बढ़ती वैल्यू को बता रही है। पी ए किसके बराबर है, पी नोड ए एक्स ए के बराबर है, अभी बताया पीछे। फिर इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हो सर इधर एक्स बी 0, इधर आते आते 1 हो गया, मतलब इधर आने से एक्स बी बढ़ रहा है। एक्स बी बढ़ रहा है तो एक्स बी के द्वारा लगाएगा आंशिक दाब कितना है, पीबी है। लेना का सीधी रेखा बना दे, पीबी नोड पीबी की ये बना दे, और पीबी की वैल्यू है पीबी नोड एक्स बी के बराबर। दोनों को जोड़ दो, पी टोटल आ जाएगा, इनको और इनको दोनों को पॉइंट को मिला दो, ये लो आरेख हो गया। इसके बाद में आता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों का के लिए राउल्ट का नियम। पहला केस पढ़ लिया, वाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए वाष्प दाब, और दूसरा केस है अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए वाष्प दाब। उसको मैं बताता हूं आपको, वो है अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए वाष्प दाब के बारे में, यानी विलयनों के लिए राउल का नियम के बारे में बात करेंगे। देखो पहले वाले में तो था वाष्पशील विलय, अब इस बार जो विलयन लिया है उस विलयन में घटक एक तो वाष्पशील है लेकिन दूसरा अवाष्पशील है। जैसे आपने ये कहा कि आपके पास में ये मान लीजिए घटक ए है, घटक ए को अपन बोलते हैं विलायक, ठीक, और आपके पास में घटक बी है और बी को आपने कह दिया है विलय। अब ये जो विलय लिया है ना, ये अवाष्पशील है, मतलब ये वाष्पित नहीं होता है, और इसको इसमें मिला दिया, और मिलाने से आपको विलयन प्राप्त हुआ। ये विलयन जिसमें घटक ए और बी है, लेकिन अब ये घटक ए और बी जो होगा ना, वो घटक ए और बी में से सिर्फ घटक ए ही वाष्पशील है, घटक बी वाष्पशील नहीं है, वो तो अवाष्पशील है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें अभी घटक ए लिया है तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो होगा वो कितना होता है, पी नोड ए होता है। अब घटक बी जो है ये तो अवाष्पशील विलय है,
और अवाष्पशील विलयों के लिए कोई वाष्प दाब अपन यहां मेंशन करेंगे नहीं। तो यहां पे जो विलयन का वाष्प दाब P जो होगा, P टोटल होगा, विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो सिर्फ एक घटक पर ही निर्भर करेगा, यानी दूसरे घटक पर निर्भर नहीं करेगा। नहीं, अरे भाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो क्या है? अवाष्पशील है, यानी वो वाष्पित नहीं होता है, तो उसके द्वारा वाष्प क्रिएट नहीं होगी, वाष्प बनेगी नहीं, तो फिर उसका वाष्प दाब लगेगा नहीं। तो आप बताओ इस विलयन में जिसमें दो घटक हैं, दोनों घटक हैं होते हुए भी विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? दोनों घटकों पे करेगा या सिर्फ केवल एक घटक पर करेगा? सिर्फ विलायक पे निर्भर करेगा, क्योंकि विलय तो है, वाष्पशील है। इसलिए यहां राउल के नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब जो P है वो किसके बराबर, किसके समानुपाती होगा? सिर्फ XA के समानुपाती होगा, यानी कि घटक A के मोल अंश XA के समानुपाती होगा। घटक B के मोल XB है उसके समानुपाती नहीं होगा। घटक A का समान XA, घटक B का समान XB है। घटक A के समान के ही समानुपाती होगा किसका वाष्प दाब? इस विलयन का वाष्प दाब। ये राउल्ट का नियम है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। समझ में आ रही है बात, है ना? तो अब आप समझो, आ रही है ना बात समझ में? हाँ आ रही है। फिर इसके बाद में आप कहेंगे समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो P बराबर आएगा P नोड A X A। क्लियर? तो यहां पे P नोड A क्या है? जब घटक A शुद्ध अवस्था में था उसका वाष्प दाब है P नोड A। क्लियर? अब आप एक बात बताओ, आपसे कोई पूछे कि घटक A और B दोनों का मोल अंश कितना होता है? घटक A और B दोनों के मोल अंशों का योग कितना होता है? तो आप बोलते हो सर XA प्लस XB के बराबर होता है। तो यहां पे XA और घटक दोनों घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है, जो कि XA और XB के बराबर होता है, ये बोल रहा था। तो यहां पे आप ये कह देंगे इस इक्वेशन में से P के नीचे अगर PA ले जाएं तो ये लिख सकते हो आप कि P अपॉन PA बराबर हो जाएगा XA। आप चूंकि जानते हैं XA प्लस XB बराबर होता है 1, तो आप मुझे बताओ कि XA किसके बराबर होगा? XA होगा 1 माइनस XB के बराबर होगा, 1 माइनस XB के बराबर होगा, ये आप जानते हो। अगर आप इस समीकरण को दोनों तरफ एक से अगर घटा देंगे तो आपको शायद यहां पे कुछ ऐसा रूप मिल सकता है, यानी कि मैं अगर इस इक्वेशन को ऐसे कहूं कि इधर से भी इस पार्ट को भी एक से घटाऊं तो 1 माइनस P अपॉन PA आएगा, और अगर इस पार्ट को भी इधर से एक से माइनस करूं तो XA आएगा, 1 माइनस XA आएगा। दोनों पक्षों को एक एक से घटा दो, एक एक में से घटा दो, तो ये पक्ष तो ऐसे ही रख लो, लेकिन ये 1 माइनस XA देखो किसके बराबर आया है? 1 माइनस XA और XB एक के बराबर होता है, तो XB बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस XA लिख सकते हैं। तो 1 माइनस XA किसके बराबर है? XB के बराबर है। तो इस 1 माइनस XA की जगह आप क्या रख सकते हो? XB रख सकते हो। XB क्या है? घटक B के मोल अंश है, XB रख सकते हो। बात को समझ रहे हो ना? और यहां पे देखो इसका 1 लेकर के एलसीएम लोगे तो यहां पे आएगा PA और ये आ जाएगा ऊपर PA कम PA माइनस P, और ये इक्वेशन आपके पास में आ गई। ये राउल्ट का नियम हो गया। अब यहां पे बात आपको समझनी है कि किया क्या मैंने। आपके पास में था अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय होने के कारण विलयन का जो वाष्प दाब था वो सिर्फ इस पर निर्भर करेगा नहीं, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है, केवल इस पर निर्भर करेगा। इसलिए राउल्ट ने कहा था कि इसी के मोल अंशों के समानुपाती होगा विलयन का वाष्प दाब, यानी P समानुपाती किसके होगा? XA के होगा। तो आपने लिख दिया P समानुपाती XA, समानुपात का चिन्ह हटाया, P नोड A आ गया। P नोड A क्या है? घटक A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। फिर आपने कहा इस P नोड A को मैंने इधर ले आया तो इधर सिर्फ XA बचा, XA बच गया, तो इस इतने पार्ट को एक से माइनस कर दिया, 1 माइनस P अपॉन P नोड A कर दिया, इसमें से भी 1 माइनस XA कर दिया, दोनों तरफों को, दोनों पक्षों को एक एक में से घटा दिया। ये वैल्यू 1 माइनस XA जो है वो किसके बराबर होती है? XB के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं XA और XB की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो सिर्फ XB बराबर कितना अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 माइनस XA लिखोगे।
लिख सकते हो वैसे। तो यहां 1 माइनस एक्स ए की जगह क्या रख दिया, एक्स बी रख दिया। एक्स बी क्या है, घटक बी का मोलंश है। और ये आ गया पी ए माइनस पी अपॉन पी नोट, पी ए आ गया ये। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई एक बात बताओ, कि आपसे कोई कहे, ये पी नोड है, ध्यान रखना पी नोड है, आपसे कोई पूछे कि ये इतनी टर्म है, इसको क्या बोलेंगे? तो देखो पी नोड ए, पहली बात बताओ क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और इसमें से घटा गया है विलयन का वाष्प दाब। आप मुझे बताओ कोई घटक शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इसका ज्यादा होता है या उसमें अवाष्पशील विलय मिला देने से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है? ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ऐसे कि बीच बीच में कुछ अवाष्पशील अणु आ जाते हैं जो कि इसके सतह को क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि पहले तो केवल क्या थे, वाष्पशील विलायक ही विलायक था, लेकिन बीच बीच में अवाष्पशील विलय आ जाने के कारण क्या हो गया था, वाष्प दाब कुछ कम हो गया था। बताया था ना ये पिछले वाले वीडियो में, लास्ट में बताया था। तो आप ये समझो कि यहां पे कि पी ए तो होता है ज्यादा क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में है, और पी जो है ये वाष्प दाब कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलय है जो कि इसके बीच बीच में और आ रहे हैं, ए वाष्प दाब लगा रहा ना, तो इसके बीच बीच में और आ गया ये बी, जिसकी वजह से वाष्प दाब क्या हो रहा है, पहले से भी इसका बेचारे का ए का जो वाष्प दाब हुआ करता था उसको भी कम कर दिया इन्होंने, और कम कर देने इसका वाष्प दाब कम है। इस दोनों को अगर इस ज्यादा वाले में से ज्यादा कम वाले को घटा दें तो इसको बोलते हैं कमी। कितनी कमी हुई है वो आगे, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और अगर इसको शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विभाजित कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं अपेक्षिक अवनमन। पी ए नॉट माइनस पी, ये तो होता है शुद्ध वाष्प दाब में अवनमन, कितनी कमी होगी, ये ज्यादा वाला और ये कम वाला, कमी आ गई, और कमी को बोलते हैं अवनमन। तो ये इतनी तो होगी वाष्प दाब में अवनमन। पी नोड ए क्या आ गया, अपेक्षिक अवनमन, यानी तुलना होगी। तो ये वाष्प दाब में, इस पूरी टर्म को बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और यहां पे देखो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है वो किसके बराबर है, एक्स बी के बराबर है। और एक्स बी क्या है, एक्स बी अवाष्पशील विलय के मोलंश है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इस इतनी टर्म को बोल रहा हूं, वो अवाष्पशील विलय के मोल अंशों के समान होता है। बस इतनी सीधी बात, ये था राहुल का नियम जो आपको पढ़ लेना है। बात समझ में आ गई हो तो भैया इसको लिख करके पढ़ा करो। लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है, और बोलने से बोलना आता है। सारे काम करो, आएंगे आपको। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।